नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे नोएडा से आ रही खबर के साथ। नोएडा के सेक्टर 77 की एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई। प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगने की खबर है और फ्लैट के एसी में लगी है भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सोसाइटी के लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया है। यह राहत भरी अपडेट सेक्टर 77 नोएडा। आप देख लीजिए, भीषण आग लग गई थी। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने इस आग को काबू कर लिया। प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगी है। भीषण आग आप देख पा रहे हैं, काला धुआं निकलता हुआ लपटें, और बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने इस आग को काबू कर लिया है। असद के 4 करीबियों को एसटीएफ ने पकड़ लिया है। फतेहपुर सीकरी रोड स्थित गोरई टोल के पास से पकड़ा है। असद के भी वहां होने की खबर मिली थी। कार्रवाई के दौरान असद वहां से बच निकला। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास। उमेश हत्याकांड से जुड़े ये चारों बताए जाते हैं, लेकिन असद वहां से बच निकला। असद वहां से बच निकला तो अगर असद वहां पर मौजूद था तो इसका मतलब वो भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में जांच एजेंसियों ने रेड कंडक्ट की है और असद उनके हाथ से बच निकला है। लगातार जांच एजेंसियां और प्रयागराज की कई सारी टीम और एसटीएफ असद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन सूचना ये मिली है कि असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहां टीम पहुंचती वो वहां से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिली है कि बिल्कुल सटीक निशाने पर जब तक टीम पहुंचती उससे पहले ही असद को कुछ इस बात की भनक लग गई कि टीम यहां पहुंचने वाली है और वो उसने अपना ठिकाना बदल दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए, प्रयागराज इस शूट आउट मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर फतेहपुर सीकरी और राजस्थान बॉर्डर का वो इलाका है जहां असद और उसके साथियों के छिपने की सूचना सामने आ रही थी और वहां रेड कंडक्ट की गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इधर उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आज उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चल रहा है। पीडीए की टीम प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित घर पर कार्रवाई कर रही है और आपको बताएं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुलाम फरार है और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। शहर के रसूलाबाद इलाके में गुलाम हसन का मकान था। 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में था और यह मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। विकास प्राधिकरण से नक्शा भी इसका पास नहीं था और इसके ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को जारी हो चुका था। उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान शूटर गुलाम हसन इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा हुआ था। बहाना कर रहा था कुछ खरीदने का, दुकानदार से बात कर रहा था, लेकिन उमेश पाल की कार से निकलते ही गुलाम हसन ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी उसके ऊपर। और वो फुटेज आपने देखा है, लगातार हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं वो उसके 335 वर्ग मीटर के मकान पर चलते हुए बुलडोजर की तस्वीरें हैं, उसके मिट्टी में मिला दिए जाने की तस्वीरें हैं। और आप देखिए, यह रसूलाबाद का इलाका है प्रयागराज का, जहां पर इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। विकास प्राधिकरण का कहना है कि सरकारी जमीन पर यह मकान बना हुआ था, बिना नक्शा पास किए हुए बनाया गया था। नोटिस ध्वस्तीकरण का दिया जा चुका था 13 मार्च को ही, लेकिन आज इसको ध्वस्त कर दिया गया। पुराना मकान था, ज्यादा वक्त नहीं लगा। 15 फीट की सड़क थी, ज्यादा चौड़ी नहीं थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 2 बुलडोजर्स वहां पर मौजूद थे और उसके बाद इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम आपको वहीं लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे सहयोगी उस मलबे के ऊपर खड़े हैं जो कि गुलाम हसन के मकान का मलबा है और जिसे कुछ ही देर पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर्स ने ध्वस्त कर दिया है, मटिया मेट कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। मोइन, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं आपको इस मलबे पर खड़ी हुए, वो
अपने आप में आर्काइव करने लायक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर एक 335 वर्ग मीटर में बना हुआ पुराना मकान खड़ा था। आपको बता दें कि अब से 2 घंटे पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर एक मकान हुआ करता था 335 वर्ग मीटर एरिया में। नीचे की तरफ मार्केट थी, 4 दुकानें थी और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर वो पीछे तक का जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर गुलाम हसन का मकान था। 335 वर्ग मीटर एरिया में था और यहाँ पर आपको बता दें कि ये शहर का रसूलाबाद इलाका है, जहाँ पर 3 बुलडोजरों के जरिए 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। और ये इस वक्त की हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा जा रहे हैं। जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आगे से लेकर पीछे तक आप जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा हिस्सा जो है आपको इसी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हुआ नज़र आएगा। पूरी जो इमारत थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात सदन में फ्लोर पर कही थी कि उमेश पाल शूटआउट केस में जो माफिया हैं उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो बिल्कुल उसी मंशा के मुताबिक ये जो काम है ये कार्रवाई हो रही है। हमने देखा था कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद प्रयागराज में ही बुलडोजर की 3 कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब वारदात में सीधे तौर पर शामिल किसी शूटर के घर पर बुलडोजर चला है। गुलाम हसन वो शख्स है जो सीसीटीवी कैमरे में एक इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर कैप पहने हुए नजर आ रहा था और जैसे ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई जाती है उसके बाद ये भी अपने जेब से, कमर से पिस्टल निकाल करके वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए शॉप के बाहर निकलता है। उमेश पाल पर और जो दोनों गनर रहते हैं उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और उसके बाद सारे जो शूटर हैं वो भाग निकलते हैं। कोई बाइक पर बैठकर भागता है, कोई क्रेटा कार पर सवाल होकर के। तो पहले ही यहाँ पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया था और आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1.5 घंटे में ही ये पूरा का पूरा जो मकान था वो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई मकान के साथ सेल्फी ले रहा है। और 2 घंटे पहले हमने जब दोपहर 12 बजे के आसपास आपसे बातचीत कर रहे थे तब हमने दिखाया था कि यहाँ से वहाँ तक एक सकरा रास्ता था और ये पूरा मकान था, लेकिन अब ये मकान मिट्टी में तब्दील हो चुका है। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण नगर निगम ने कार्रवाई की और आपको बता दें कि ये कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली है। जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि आज शूटर गुलाम के मकान पर बुलडोजर चला है और कल गुड्डू मुस्लिम की बारी है। वो गुड्डू मुस्लिम जो कि पूरी वारदात में लगातार बम फोड़ते हुए नजर आ रहा था, चाहे वह सड़क पर रहा हो, चाहे उमेश पाल की गली रही हो और चाहे भागते वक्त हमने देखा हो। तो कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज गुलाम का घर गिराया गया है और कल गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलेगा, उसका मकान है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले 2-3 दिनों में यह सिलसिला इसी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। राजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोइन, हम देख पा रहे हैं चारों तरफ उस मलबे के लोग इकट्ठे हैं और सबके मन में कौतूहल है, क्योंकि 2 घंटे पहले सच में वहां पर एक लंबा पुराना मकान खड़ा था, अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। आपने इन लोगों से बात की, क्या इन्हें अंदाजा था कि इस घर में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी 24 फरवरी की उस शाम को उमेश पाल के ऊपर, उनके 2 गनर्स के ऊपर? क्या इन लोगों को अंदाजा था? देखिए, पड़ोसी नहीं बल्कि जो गुलाम के परिवार के लोग हैं वो भी इसकी करतूत से बेहद हैरान हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। उनका कहना है कि गुलाम की करतूत की वजह से ही आज उन्हें पूरे समाज में, पूरी दुनिया में रुस्वा होना पड़ रहा है। वो किसी से आंख मिलाने लायक नहीं बचे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज उन्होंने भी देखी है और उस फुटेज के आधार पर वो ये पहचान कर पाए हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप में कैप लगाकर जो शख्स खड़ा हुआ था वो गुलाम ही था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी शूटर के परिवार वालों ने उसके शामिल होने की पुष्टि कर दी है, उसकी पहचान कर दी है। चाहे हम गुलाम के भाई राहिल हसन की बात करें या उनकी मां खुशनुदा बानो थी, उन दोनों ने उस सीसीटीवी फुटेज को देख करके साफ तौर पर कहा है कि ये गुलाम ही था और उसे जो भी सज़ा दी जाए वो सज़ा कम है, क्योंकि उसने 3 लोगों की जान ली है। और परिवार के लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है तो वो ना तो उसका शव लेंगे और ना ही आखिरी बार उसका चेहरा
देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उसने जो वारदात की है, जिस तरीके से 3-3 लोगों का कत्ल किया है, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं मिले हैं। और यही वजह है कि आज उनका जो आशियाना था, जहां वो जो एक छत थी सिर छिपाने के लिए, उसे भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो परिवार वाले दुखी भी हैं, हैरान भी हैं, नाराज भी हैं गुलाम हसन को लेकर के, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका बस चलेगा, उन्हें कहीं से कोई सुराग मिलेगा, तो वो गुलाम हसन के बारे में पुलिस को फौरन जानकारी देंगे, उसे फौरन पकड़वाएंगे। तो आसपास के भी जो लोग हैं वो हैरान हैं। हालांकि गुलाम हसन पहले भी हत्या की एक वारदात में जेल जा चुका है। एक ठेकेदार चंदन सिंह था, उसकी हत्या में उसे जेल जाना पड़ा था और कई सालों तक वो जेल में रहा था, जेल से बाहर लौट कर आया था। लेकिन लोग ये मान रहे थे कि शायद वो उस केस में फंस गया है और उसके बाद से उसको अपने किए पर पछतावा होगा और वो आगे कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो लगातार जो है वो अपराधियों के साथ, बड़े अपराधियों के साथ जुड़ता चला गया और उसने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया कि आज उसके साथ खड़े होने को कोई नहीं है और आज उसका मकान भी जो है वो बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। तो देखिए, ये तमाम, चाहे देखिए आप महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, वो आ रहे हैं यहाँ पर। वो सामने की तरफ आप भीड़ देख सकते हैं, बाईं तरफ देख सकते हैं कि लोग देख रहे हैं कि 2 घंटे पहले तक यहाँ पर एक बड़ा सा मकान था। हालांकि पुराना मकान जरूर था, लेकिन पीछे से लेकर आगे तक 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ मकान था और 1.5 घंटे के अंदर ही 3 बुलडोजरों के जरिए वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, किस तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। तो उस तस्वीर को देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ तस्वीर को देखने के लिए मोइन, बल्कि तस्वीरें उतारने के लिए भी और सेल्फी लेने के लिए भी। ये न सिर्फ कौतूहल का बल्कि आर्काइव करने लायक तस्वीरें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक मर्डर केस में पहले ही इन्वॉल्व रह चुका था। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और आज इरफान सोलंकी को 7 नवंबर को जाजमऊ इलाके में हुए प्लॉट में आगजनी के मामले में पेश किया जाना था, जहां पर चश्मदीद कनीज ज़ेहरा की गवाही होनी थी। लेकिन आज कानपुर कोर्ट में वकील हड़ताल पर थे और इसलिए गवाही नहीं हो पाई। इरफान सोलंकी के वकील ने कोर्ट को एक दरखास्त दी कि बार बार महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट ले जाने में इरफान सोलंकी को बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ ही कुछ दिन बाद रमजान भी शुरू होने जा रहे हैं और इरफान और धार्मिक मान्यताओं के साथ रोजा जरूर रखते हैं। ऐसे में उन्हें फिजिकल प्रेजेंस से छूट दी जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सभी मुकदमों में सुनवाई की जाए। ये दरखास्त इरफान सोलंकी के वकील की कोर्ट में। आज सुनवाई नहीं, उसके वकीलों की हड़ताल की वजह से। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया गया है और आज चूंकि वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, इसलिए आज गवाही जो होनी थी वो नहीं हो पाई है। हालांकि चश्मदीद को यहाँ जरूर लाया गया था, लेकिन अब अगली डेट 23 मार्च पड़ी हुई है। भारी बंदोबस्त आपको हम दिखा रहे हैं। एडीजी 11 कोर्ट में इरफान सोलंकी को पेश किया गया है और इस मामले में अब उनको कोर्ट से बाहर निकालते हुए महाराजगंज जेल ले जाया जा रहा है। इरफान सोलंकी बाहर हैं, रिजवान उनके भाई भी हैं, मन्नू रहमान और तमाम नूरी शौकत, इन सभी लोगों को यहाँ पर पेश किया गया था और इस मामले में अब इरफान को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इरफान को कड़े सुरक्षा घेरे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। आगे पुलिस का काफ़ी घेरा है और इरफान और रिजवान जो हैं उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश है। पुलिस का भारी बंदोबस्त है, भारी बंदोबस्त हो गया है यहाँ पर और अब इरफान को ले जाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये पुलिस का भारी बंदोबस्त घेरा और इरफान और रिजवान की आज जो पेशी हुई है आगजनी के मामले में, उसमें गवाही नहीं हो पाई है। अगली डेट 23 मार्च कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो बधाई हो कि आप लोगों ने उस दिन की हमारी न्यूज़ चलाई, तो आज अखबारों में जो आया है हमारे उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि जो इस्तीफा देना है तो महाना जी को दे दे, विधानसभा अध्यक्ष को। तो आपके द्वारा कम से कम सरकार की मंशा तो सामने आई गई। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी जानते हैं या पुलिस वाले भी जानते हैं कि मुकदमे जो लिखाए गए हैं वो असली हैं या फर्जी हैं। आप सब जानते हो। ये पत्रकार बंधु आज से आप हमें नहीं जानते हो। हमारा आपका संबंध 96 से है।
सब आपको पता है, कानपुर की जनता भी जानती है। कम से कम डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा है उससे सरकार की मंशा सामने आ गई है। बधाई आपको, बधाई आपको। और मेरा वकील मेरा अल्लाह है, मेरा वकील मेरा अल्लाह है। हस्बुल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। सब जानती है कानपुर की जनता और मेरी विधानसभा की जनता। जी, तमाम बातें इरफान सोलंकी के द्वारा की गई हैं और अब उनको कड़े सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया और इस्तीफे का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि बहुत सारे जो मुकदमे लगे हैं वो कैसे लगे हैं, मीडिया कर्मी और सब लोग उन्हें जानते हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कार्रवाई के लिए तो नहीं मालूम है अंदर क्या हुआ, क्योंकि हम अंदर नहीं जा पाए थे, पर आज मुलाकात हो गई थी। 5 मिनट हमें इनसे बात करने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। रात में 2 बजे चले हैं आज, क्योंकि 10 बजे आना था, तो रात में 2 बजे वहाँ से निकले हैं। तो और कहीं रोका भी नहीं पूरे रास्ते, और डायरेक्ट वापस ले गए। हाँ, मांग करी है और एडीजे 11 से तो परमिट मिल गया है। इंशाल्लाह फिर आगे दूसरे जो केसेस है सब में मिल जाए तो बेहतर है। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। एक बड़ी अपडेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई टल गई है। 25 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि अदालत ने इस मामले पर आखिरी बहस 15 मार्च को सुनकर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यह साफ होना था कि शाही ईदगाह का पहले कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे हो या नहीं। वहीं सीपीसी 7 रूल 11 वर्शिप एक्ट को वैध मानकर उस पर भी फैसला आना था, लेकिन 25 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। तो 25 मार्च अगली तारीख, आज फैसला नहीं आया, 25 मार्च को आने की उम्मीद। और बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, मोदी के सामने कोई भी चेहरा नहीं टिकेगा, ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं। और इस बार यूपी की 80 सीटें हमारी हैं, ये भी उनका कहना है। सपा के लोग पहले रोजा अफ्तार करते थे, अब पलटी मार गए, वो कुंभ नहाने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। बयान है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। विपक्ष पर हमला बोला उन्होंने और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं टिकेगा। सारी 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा की। आगे वो कहते हैं कि सपा के लोग पहले रोजा इफ्तार करते थे, अब पलटी मार गए, वो कुंभ नहाने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। यह विषय चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का हो, और चाहे अन्य देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने वाले जो लोग नेता हैं, उन सब का हो, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह प्रधानमंत्री की रेस में कहीं दूर दूर तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व का मार्गदर्शन करने वाला भारत बनाने का एजेंडा है और उस पर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और यह तो अपने अपने संतोष के लिए बयान इस प्रकार के देंगे जिससे हार जाए चुनाव तो ये कहें कि वो तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया इसलिए चुनाव। यही समाजवादी पार्टी वाले केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते थे, हिंदू त्योहारों पर किस प्रकार से प्रहार करवाते थे और किस प्रकार से श्री राम। आगे बढ़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही महापंचायत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों की जमीन हड़पने की साजिश चल रही है। उनसे एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने खास बातचीत की है। प्रमुख मुद्दे हैं। देखो, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, जो किसानों की फसलें बर्बाद होगी वो भी एक सवाल है। आलू, प्याज, टमाटर, किसान की कोई भी फसल आती है तो उसकी कीमतें नहीं मिलती, ये भी एक सवाल है। सरकार बातचीत करे, इसमें पॉलिसी बनाए। सरकार को ये है कि किसानों की फसलें कम रेट में बिके और किसान अपनी ज़मीन बेच कर जाएं। ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये ज़मीन छीनने का षड्यंत्र है। यहाँ से क्या संदेश सरकार को दे रहे हैं और आगे किस तरीके से प्रदर्शन की रूपरेखा रहेगी? देखो, अभी कमेटी एक बातचीत करने गई है। 2 साल में भारत सरकार से बातचीत आज शुरू हुई है। वे कमेटी के लोग हमारे आ जाएंगे, उसके बाद में ही आगे का हम निर्णय लेंगे।
उत्तर प्रदेश की किन मांगों को आप यहाँ पे रखेंगे या केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजेंगे? पूरे देश की रहेगी, स्टेट वाइज भी प्रोग्राम रहते हैं। आलू का किसान है वहाँ पे, गन्ने का है, दूध का है, बिजली की बड़ी समस्या वहाँ पे है। तो ये समस्या उत्तर प्रदेश की है। ये आपने समस्याएं भेजी है। ज़्यादातर तो यहाँ केंद्र की बातचीत होगी, यहाँ पे केंद्र की बात होगी। एमएसपी के सवाल पर ज़्यादा बातचीत होगी, बिजली के मुद्दे पे बातचीत होगी, क्योंकि एमएसपी पूरे देश में एक हैं तो बिजली के रेट अलग अलग क्यों? मांगों को आपने केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की है कि एमएसपी गारंटी की जाए, बिजली के बिल की भुगतान किया जाए, किसानों पर जो केस दर्ज है इसकी भी वापसी है। उसमें बहुत से सवाल हमारे हैं। अब वो बातचीत शुरू हुई है तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मिलने के लिए एक समिति गई है और मांग मानेगी केंद्रीय सरकार। अगर नहीं मानेगी तो आने वाले समय में फिर तय करेंगे कि आगे किस तरीके से आंदोलन करना है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।